पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? क्या बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अरे मतलब कुछ भी बोल दो ना, सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या समझ में आया था? सवाल तो मैं करवा ही रहा हूँ। देखो कोई बड़े ऑब्जेक्ट के जो सेंटर पे मास होता है, ऑब्जेक्ट के जो सेंटर में जो मास होता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो न्यूटन जो है वो कहता है कि जो है उसका पूरा का पूरा फिजिक्स को कहता है कि हम पॉइंट मास के लिए हम लोग ने फॉर्मूला लॉ जो भी न्यूटन ने दिए थे सब पॉइंट मास के लिए है। ठीक है, अब कोई बड़ी बॉडी आ गई, ठीक है, जो पॉइंट मास नहीं है, बड़ी बॉडी है, तो उस केस में न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वैलिड नहीं है। एक तो तरीका ये है कि हम जो है हर पॉइंट उस पूरे बॉडी को पॉइंट मास ले लेके बहुत सारे पॉइंट मास जो भी इनफाइनाइट हो गए और उस पर हम लोग जो है जो भी चीज़ निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन फोर्स निकालना चाहते हैं, मोमेंटम निकालना चाहते हैं, व्हाटएवर इट इज, जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पूरे बॉडी का मास हम लोग अज्यूम कर लें कि एक इमेजिनरी पॉइंट पे है जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल पॉइंट पे मेरी बॉडी है, ठीक है, तो मेरी बॉडी का एक कहीं से जो है सेंटर ऑफ मास हो, तो ऐसा तो नहीं कि उस पॉइंट पे ही पूरे मेरे बॉडी का मास है। नहीं भैया, हाथ में भी मेरे मास है, पैर में भी मेरे मास है, सर में भी मास है, तो सबका अपना जो, इवन हाथ में भी इस पोर्शन का भी है, इस पोर्शन का भी है, इस पोर्शन का भी है। तो कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है, हर पोर्शन में आपको जो है मास मिल जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे बॉडी का मास जो है एक सर्टेन पॉइंट पे ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो कल मैंने जो है डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में बताया था, क्या डिस्क्रीट सिस्टम में एक मास बना है, एक मास बना है, एक मास बना है, और उस केस में जो है उसने डिस्टेंसेस दे रखे हैं जो है, ठीक है, कौन सा पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का 1 2 3 हमारे पास कौन से बॉडी थी, तो 3 बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास बना होगा। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यूस बॉडी को भी किया था, और कंटिन्यूस बॉडी के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उस केस में मैंने क्या क्या लिया था, सेमी आर्म लिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया था, सेमी हेमिस्फीयर, सेमी हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, उसके बाद सॉलिड हेमिस्फीयर, उसके बाद कोन, सॉलिड, हॉलो दोनों, ठीक है। तो इस तरह मैंने करीब 6 मेरे ख्याल से मैंने ऑब्जेक्ट्स का जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। छुट्टी करोगे कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा का पूरा जो है पिछले क्लास का बता सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सेमी हेमिस्फीयर समझते हो, ठीक है, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, सेमी क्या और हेमिस्फीयर जो है आधा, ठीक है, अगर हॉलो है तो उस केस में मैंने आपको बता दिया था कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अगर पूरा हॉलो स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। तो जो सिमेट्री बन रही होती है उसके केस में फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी केस में सिमेट्री बन रही है तो उस केस में फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वहाँ जरूरत होती है जहाँ पे सिमेट्री खराब हो। अब कोई सिमेट्री नहीं बन रही, वो हॉलो स्फीयर कह देगा, काम चलेगा, हम लोग डायरेक्ट उसको कह देंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके सेंटर में। लेकिन अगर वो हॉलो हेमिस्फीयर कहेगा तो उस केस में हम लोग नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, मुझे आपको जो है डेफिनेशन कराना होगा या डायरेक्ट में आपको फॉर्म करना, ठीक है। तो कल यही सब मैंने किया था। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन भी कहते हैं कि कल क्वेश्चन एक था सॉलिड स्फीयर था और वो जो है एक सॉलिड कोन पे रखा हुआ था, उस केस में जो है सॉलिड कोन का आप जो है अलग से निकाल सकते हो और सेंटर ऑफ मास स्फीयर का आपने अभी बताया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके उसने अपना सिस्टम बना रखा था, उस केस में हमें निकालना था कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन और हम लोग बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख लो, a solid cone of radius r, solid cone of radius r
and height are रेडियस भी कैपिटल आर है और हाइट भी कैपिटल आर है, ठीक है। किसका? कौन सा? इज कट आउट फ्रॉम is cut out from a solid hemisphere, cut out from a solid hemisphere of radius r, capital R, of radius of radius r, capital R. Find the position of center of mass. Find the position of the center of mass of the remaining part. एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसमें से एक कोन काटा जा रहा है, सॉलिड कोन काटा जा रहा है, सच दैट रेडियस आर है और हाइट भी आर है, ऐसी बात है। आर ठीक है भैया, ये आर है तो भी आर है। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ये तो कोण निकाल के अलग रख लिया है, इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। अभी कोई सिमेट्री नहीं बन रही है इस केस में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, दो चीजें देखनी है। एक, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैंने कल फॉर्मूला दिया होगा, देखो 3r/8। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास है ये 3r/8 हाइट को, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो है सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो इसका सेंटर जो है, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कि 0,0, ओरिजिन फिजिक्स में अपने हिसाब से सेट कर लिया जाता है, अगर उससे कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात हो चुकी है। मैथ्स में आपको ओरिजिन को फाइंड करना पड़ता है, यहाँ आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ। तो इसकी हाइट ऊपर है 3r/8 हाइट, 3r/8, ठीक है। कोण की बात कर लेते हैं, सॉलिड कोण का क्या मतलब है? h/4, ठीक है, h/4, ये हाइट h है, इस केस में r है 0/r/4, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो कल आपको फॉर्मूला दिया था उसी से मैंने ये ना। अब मुझे m1 m2 जो है वो देखना है कि m1 m2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है। अज्यूम कर लो डेंसिटी एक की जितनी होगी दूसरे की कट आउट किया जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है सॉलिड हेमिस्फीयर?
पूरे पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। आधे का जो है 2/3 पाई आर क्यूब। कोण का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है डेंसिटी इनटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना है यहाँ पे? आधे आर। ना अगर मैं इसको m बोल दूं कि ये m के बराबर है, तो ये 2m के बराबर होगा कि नहीं? सर अब अपने एक्सीएम और वाईसीएम पे चलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है उनका एक का यहाँ है और एक का यहाँ, इसका मैंने बनाया है, इसका इधर 0,r/4 हाइट, यानी दोनों का जो है वाई एक्सिस पे, तो x तीनों का 0 है, ये भी 0 का, ये भी 0 का, ये भी 0, तो एक्सीएम तो 0 ही होने वाला है, एक्सीएम जो है वो 0 ही होने वाला है। वाईसीएम m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला मैंने दिया था, m1 x1 प्लस m2 x2, सॉरी y का नाम दिया है m1 प्लस। अब एक चीज ध्यान देने की चीज है, ये क्वेश्चन जब हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तब के, ये इक्वेशन जो है जब हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तब के लिए, यहाँ हम लोग कट कर रहे हैं, इस कट आउट सॉलिड है इसमें, ये माइनस है, जो पोर्शन ऑफ हार्ट है उसका मास उसमें से निकाल रहे हैं, तो माइनस है, बस अपोर्ट कर दो सारी चीज़। ये हमारा हो गया y का 3r/, प्लस माइनस m r/2, समझ में आएगा? क्या करना है आपको? y को नंबर ले हम और m1 ठीक है। हाँ, मास हम लोग हर जगह घटा रहे हैं, इसीलिए m के साथ माइनस m के साथ में माइनस लगा दो, क्योंकि आप मास जो है वो कट कर रहे हो, मास जो है आप कट कर रहे हो। प्लस वाला केस ये होता है कि आपने एक अब आप जब सिस्टम में 3 अलग अलग पॉइंट्स आपने ले रखा है और इन सबका आप कंबाइंड जानना चाहते हो, तो उस केस में सिर्फ प्लस प्लस चलता है, लेकिन आप एक पॉइंट उसमें से निकाल दो तो उस केस में माइनस हो जाता है। भाई प्लस माइनस का ये रोल ही होता है कि जब चीज़ें आप इसमें डाल दो तो जो है प्लस होता चला जाएगा, जब आप चीज़ें जो है निकाल दो तो जो है वो माइनस होता है। ठीक है, कितना है? सॉल्व कर लेना, r/2 आंसर है। m तो कैंसिल हो जाएगा ना, m तो कैंसिल हो जाएगा ना, r/2 आंसर। ठीक है, अब ये r/2 कहाँ से ले गया? 0 से, ओरिजिन से लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बोल दिया था कि ओरिजिन आप कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर ओरिजिन आप ये ना लेके कहीं और ले लेते तो उस केस में यह r/2 नहीं आंसर आता, क्योंकि पॉइंट तो वही बना रहा है।
जो इस सिस्टम का सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, भाई आपके कैलकुलेशन के हिसाब से सेंटर ऑफ मास आ नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ बॉडी रख दूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास वही है, भले से आप गलत कैलकुलेट करो चाहे सही कैलकुलेट करो। तो ये चीज इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, आई मीन नेचर फिजिक्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। सॉरी, फिजिक्स जो है वो नेचर पे चलता है, ये नहीं कि नेचर जो है वो फिजिक्स नहीं। भैया फैन गिरेगा तो पहले फिजिक्स की बुक निकाल के देखिए, भैया ग्रेविटेशन किधर को लग रहा है, नीचे कितना है ऊपर कितना है। फैन ये नहीं सोचेगा, हमने फिजिक्स बना रखा है नेचर के हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो है आ गया, हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आपने ओरिजिन किसी केस में यहाँ ले रखा था तो उस केस में इसकी वैल्यू अलग, ये सेंटर ऑफ मास यही बना है। हमारे ओरिजिन के हिसाब से सेंटर ऑफ मास वेरी नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बनेगा, तो फिर एक्स और वाई दोनों आता। तो यही मैंने होशियारी की थी। मैंने क्या किया कि इन दोनों में मुझे दिख रहा था तो भैया ये 0 0 दोनों में x 0 है, तो मैंने कहा कि भाई उस जो है आपने ओरिजिन में भी ऐसे रखो ना कि एक कम से कम 0 हो जाए, कि इसे फेक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस हमने 0,0 ले लेते हैं यहाँ पे तो ये 0 नहीं होता, या r होता, r डिस्टेंस, और ये भी r डिस्टेंस होता है, तो यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था। और जब r आने लगता दोनों में तो मुझे xm की वैल्यू निकालनी पड़ती, xm 0 नहीं होता। फिर यहाँ पे मुझे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एक और इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। तो उस केस में xm की अलग वैल्यू आती है, ycm की अलग वैल्यू आती है, लेकिन पॉइंट यही बना देगा। भैया हाँ, y में यही रहेगा ना, ये हमारा x एक्सिस है और ये फिर मैं y एक्सिस यहाँ पे देखूँगा, ठीक है, y एक्सिस। तो हम लोग डिस्टेंस देखते हैं ना, अगर यहाँ पे एक का यहाँ सेंटर ऑफ मास है, एक का यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस देख करो, क्लियर कर लो। हाँ, ये आप सही बात बोली, हम तो y इंटरसेप्ट देख रहे होते हैं ना। अगर यहाँ देखो ना, हम तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस तो आप कहीं भी देखो, अब भाई आप यहाँ ले यहाँ ले, समझाने बात मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आ रहा तो मैथ्स बहुत पीछे, कम से कम तुम दोनों को तो आनी चाहिए। मैथ्स में 2x = x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, दोनों वेरिएबल ही है, हम कुछ भी लिख लें, बस हमें मालूम होना चाहिए। अब 2x = x का मतलब ये नहीं हुआ कि x की वैल्यू 0 हो रही है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम जो है अपने वेरिएबल अपना चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, जहाँ अच्छा लगता है जैसे। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सेस चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक्सेस को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ मेरा फोन कैसे प्रॉब्लम आप रखोगे एक केस में, ये आपने एक्स दे दिया, एकदम पहले समझ लेना, लाइन में दिखा दी और ये पाएंगे, ये डिस्टेंस कुछ अज्यूम कर दो, कौन सा नंबर अच्छा लगता है? 3 आपके साथ। अगर मैं यहाँ से अगर एक्स वाई ले लेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3। ये डिस्टेंस नहीं वैरी होने वाला है, एक्सेस आप कोई भी ले लो। अब इसमें एक्स वैरी करने वाला है, ये 0 नहीं रहेगा। अगर आपने एक्सेस यहाँ दे दिया, ओरिजिन आपने यहाँ दे दिया, अगर यहाँ ओरिजिन लोगे भाई तो एक्सेस लोगे, एक्स वाई एक्सेस लोगे तो पहले यहाँ चेंज कर दो, एक्स वाई एक्सेस यहाँ ओरिजिन इस केस में लेना चाह रहा था तो यहाँ एक्स वाई एक्सेस आ गया। तो हम यार फिजिक्स जब कह रहा है कि सहूलियत है, आप जो है 0,0 कहीं भी ले लो, तो हम तो वहां लेंगे जहाँ कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बाद में यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा कि r/2 हाइट को होगा, तो इसको आप जो भी पॉइंट को अगर नाम दे देगा, उसको c नाम दे देगा तो वो हम कहते हैं कि r/2 हाइट अबव द पॉइंट c।
अब डिफाइन हो गया अच्छी तरह से। अब तो ओरिजिन की कोई जरूरत नहीं है, जब हमने कह दिया कि यहाँ से हाइट h/2 हाइट है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कभी बदमाशी कर देता है, वो कहेगा ना भैया ना आप यहाँ ओरिजिन लो, तो सुनो हम ओरिजिन तब भी वहाँ नहीं लेंगे, वो साफ कोई चीज ही कहता है कि ओरिजिन यहाँ ले लो, नहीं हम कहेंगे यार बाद में कर लेंगे ना, पहले हम ये है कि सेंटर ऑफ मास ना निकाल लेंगे, अब इसको शिफ्ट करा दो। अब ये अभी मेरा क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, r/2, ये तो है। ठीक है, अब अगर मेरा ओरिजिन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, r/2। मुझे तो मेहनत नहीं करना पड़ा, समझ में आई बात मैंने क्या किया, मुझे तो मेहनत नहीं करना पड़ा, 2 इक्वेशन नहीं लगाना पड़ा। तो हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं कि एक को 0 कर दें, लेकिन कभी कभी नहीं होगा, जब नहीं होगा तो परेशान भी नहीं होना है भैया, 2 बार देख सकते हैं, एक बार किया 2 बार, कोई इतना भी जो है गंदा फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तो अपना कुछ टाइम बच सकता है। अगर ये r/2 है तो वो वाला भी r/2 होना चाहिए हैं? तो उधर आप ये इधर साइड में सर r को r/2 हाँ, r को तो r में r ये r क्यों आया, क्योंकि हमने ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, अब तो ये भी डिस्टेंस r होगा ना, x में यहाँ से आपको यहाँ पहुँचने में 2 चीजें जगह ट्रैवल करनी होगी, एक तो आपको x में जाना होगा कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस, और दूसरा आपको r/2 डिस्टेंस y पे आना होगा। जबकि आप यहाँ से अगर यहाँ जाते तो सिर्फ और सिर्फ आपको r/2 डिस्टेंस ट्रैवल करना x और y दोनों। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, इस पॉइंट से आपके ओरिजिन से यहाँ जाना चाहते हो, डिस्टेंस ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, चल के देख लो कितना जाओगे, तो वही होगा ना, एक तरीका ये हो गया ऐसे। अब मैं शरीफ हूँ, मैं आईजे के फॉर्म में बताना चाहता हूँ। हाँ मैं शरीफ हूँ, वो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए, ओरिजिन को चेंज कराता रहे, क्वेश्चन हमने एक ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको कुछ ऐसा ही दूंगा, यार मेहनत कर लेना ना वहां बैठ के, ये वाली चीज ये मैं निकालवा के दे दूंगा, अब वो कहीं ले जाकर शिफ्ट करा दे अपने ओरिजिन को, क्या होना अगला क्वेश्चन देख लो। A solid hemisphere of radius r अब इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था कि सॉलिड हेमिस्फीयर में से कोन निकाला था, अब क्या करेंगे कोन में से सॉलिड हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही तो तैयार करना है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, तो बस अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r is taken out from a solid cone of radius r and height 4r। अरे क्वेश्चन लिख लो, and height 4r। ठीक है, find the position of center of mass
फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास with respect to point 2, with respect to point 2. ओ बता देता हूँ क्या है? हाँ जी, इस क्वेश्चन को आपको निकालना है। ये पॉइंट हो मैं मदद करूं? कौन है? सॉलिड फोन है। सॉलिड फोन का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 0,h/4, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी? 4r, ठीक है। h/4 हाइट 4r की, तो 4r/4 दैट इज m। सॉलिड हेमिस्फीयर का मैंने कितना बताया? 0,3r/, ठीक है। वो तो हम लोग देखेंगे ना कि वो x में है कि y में है। इस केस में हमारा y में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमने ऊपर जाएगा, ठीक है। तो y में x और ये 0,0 डिफाइन कर देते हैं, वो हम लोग डिफाइन कर देते हैं 0,0 पोजीशन हमारा, तो उसमें क्या रखा है विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा 3r/2। m1 m2 की वैल्यू निकालो। m1 इज इक्वल टू रो हेड्स, m1 इसको ले रहे हैं कोण को ले, तो कोण का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3/r² into h, 4h, ठीक है। m1 रो into हेमिस्फीयर 2/3/r, अब देखो बन रहा है, ये 2m हो जाएगा, नीचे वाला है, ठीक है। ये मैं क्यों करता हूँ ना कि दो वेरिएबल में काम नहीं करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में काम करना पड़ेगा, और एक वेरिएबल में लोग काम करेंगे तो m से m आराम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमें m1 m2 लेके मैं सॉल्व करता और एक अलग से m1 m2 की जो इक्वेशन बनाता, दो इक्वेशन दो वेरिएबल m सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको सॉल्व करते हैं। अगेन xm की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आ रही बात है सबको? क्यों 0 होगी? xm तो हमारा 0 हो गया, ycm इज इक्वल टू m1 x1 सॉरी y1 m2 y2 अपॉन, हाँ
अब किसको काटा जा रहा है इसमें से? नीचे वाला स्फीयर को काटा जा रहा है, ठीक है। तो स्फीयर 2 वाले को ले रहे हैं हम लोग, 1 वाले को ले रहे हैं, हैं 2 वाले को ले रहे हैं। सबकी करो। डिवाइडेड बाय 2m माइनस ठीक है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जाके जो है फिजिक्स में जो है आप फुर्ती दिखा सकते हो। फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट भी। नहीं तो कितने लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसका डर लगता है टिक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुरंत वो टिक लग जाए। फॉर्म नंबर दिया नीट का आ जाओ कर दो, हो गए डॉक्टर। फोटोग्राफर, अच्छा हाँ 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 वो लोग जो है मांगते हैं। किस कैटेगरी के हो, लगा लो, कुछ फायदा हो जाएगा। ओबीसी में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ना से हाँ अच्छा। अरे यूपी में फायदा नहीं होता, सब तब यूपी के रहने वाले यूपी वाले फायदा नहीं। इतनी जनता है यहाँ पे कि हमारा कोई फायदा नहीं होता है। हुआ भाई, अब तो कुछ नहीं रहा इसमें, फटाफट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन करो। A circular disc देखो, नॉर्मली लोग जो है इस यूनिट से परेशान होते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ दोनों चीज़ें आपको लगानी है, दिमाग भी लगाना है और पेन भी यूज़ करना है, ठीक है। देखो भाई, जब मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी तो ये पूरा का पूरा आपकी याद पे था। आपको अगर चीज़ें याद हैं कि कोन में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, समस्या खत्म। नहीं याद है तो भी समस्या खत्म, ठीक है। एकदम बायोलॉजी जैसा है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। मैथ्स वाले मैथ्स भी कह सकते हैं, मैथ्स में भी 0 का नहीं होता है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में कभी कभी बायो में आप थ्योरी में लिख लोगे ना, लेकिन एमसीक्यू तो नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन सही होगा, तो उसमें ये नहीं लिख देते हैं थोड़ा सा दाएं बाएं करके हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन लिख लो एक और, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/2, अ सर्कुलर डिस्क नहीं समझते, हाँ ठीक है, सर्कुलर प्लेट को डिस्क बोलते हैं। A circular disc of radius r/2
रिपीट मत करो। r/2 is taken out from another circular disk of radius r as shown in the figure. Full stop. Find the position of center of mass of remaining part with respect to point O, which is the center of bigger disk. आज तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डाउट वाला ही होगा, सब माइनस करना है ना, कोई प्लस वाला नहीं ऐड करना, सब में हम लोग काट के निकाल ही रखते हैं, किसी में हम लोग ऐड नहीं करते हैं। देखो सही है, एक हमारे पास डिस्क है और इसमें से परफेक्ट फिगर नहीं बनेगा, ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले डिस्क का सेंटर है, ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में निकालना है। बड़े वाले डिस्क का रेडियस जो है वो r है और छोटे वाले का जो है वो r है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़े वाले में से निकाल दिया गया। तो अगर सिर्फ बड़ा वाला होता, सिर्फ बड़ा वाला डिस्क होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? होता। अब निकाल दिया गया तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आइडिया यहाँ कहीं होगा, ठीक है। एक और तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, आई मीन मुझे एक्सीएम चाहिए और वाईसीएम चाहिए, जो यही इस पे कहीं टाइप करने वाला है, इस पॉइंट वो भी इस साइड, ठीक है। तो अगर ये मेरा ओरिजिन है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किस फॉर्म में लिखी जाएगी? माइनस समथिंग, ठीक है, कॉमा 0, तो 0 लगता है तो आपको क्या लगता है 0 कुछ ऐसा होता है। ये वैल्यू चेंज है x, ठीक है, x की वैल्यू छोड़िए और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइन करेगी? 0 से r लाइन करेगी, इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, पहले का ऑप्शन क्या दे रहा है? देखिए ऑप्शन 2,0 -2,0 ठीक है, और ये क्वेश्चन दे दिया 0.5 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक लगा लो। जबकि आने वाला नहीं है ये -0.5, ये आने वाला ही नहीं है, आने वाला तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, आपको r का टर्म में होगा, ठीक है। आने वाला है -r/6, आंसर जो आने वाला है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? -r/6, दैट इज कितना होगा? 1.666,
ठीक है, तो ये 0.5 है और ये आर के बारे में उसको कुछ बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आर भी वो दे देता है ना यहाँ पे तभी मैं इसी को लगा के चला सुपर वाले तो कर दो भैया, ये इसमें भी आर होता है, इसमें आर होता है, ये -2 आर हो रहा है। मैंने कहा था ना आर से पहले बड़ी नहीं हो सकती, ये इसके बाहर नहीं जा सकता है ना। हाँ, अगर वहां ये कह देता है कि ये 0.7 है तब मैं अपनी नहीं लगा सकता, तब तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अब तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बाहर तो ये भी गया ना 0.5, बाहर तो 0.5 भी गया ना। नहीं ना, तो भैया आर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो 0.5 है। एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ हम लोग एक्स रख रहे हैं ना, 0.5 ही तो है, तो ये अंदर ही तो है भैया। ऐसा मैं आर के वैल्यू 1 यूनिट ले लो, आर की वैल्यू कितने ले लो, 1 मीटर ले लो, ठीक है। तो उस केस में ये -1 से बड़ी नहीं हो सकती है वैल्यू, तो इस केस में आर की वैल्यू 1.5, ये तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स वाले लोग ये पहले में काम नहीं कर रहे, क्या फायदा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो सबकी किस्मत में होगा और सब आपकी जैसे दिमाग रखेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो बाकी लोग सॉल्व करेंगे, हम टिकरा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसी किस्मत ना है, ठीक है, तब कोई फायदा नहीं, अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग किस्मत की तरफ से नहीं चले, हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलो सॉल्व करो। डिस्क का जो होता है वो r/2 होता है। नहीं, तुम लोग कैलकुलेट करो, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें। डिस्क का तो जो है सेंटर भी सेंटर होगा ना, इसमें पता नहीं कैसे होता है। डिस्क का तो सेंटर और वहाँ सेंटर पे होगा, मैं मत करो, क्या बहुत है एक स्केच तो मिल नहीं रहा तुमको, कोई सी मिल रहा ना, वैसे एक्सिस मान के तो करनी हैं? एक्सिस मान के तो करनी क्यों नहीं कर सकते, इससे कहा ना विद रिस्पेक्ट टू वो, तो यानी कि हमारा एक्सिस यहाँ पे है, ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस, ठीक है। चलो सॉल्व करो। चलो m1 बड़े वाले को ले लेते हैं, ठीक है। m1 इज इक्वल टू रो टाइम्स बड़े वाले का वॉल्यूम मुझे बताओ, क्या है, दिस है ना, तो इसका एरिया आपको मालूम, एरिया कितना होता है वही बता दो, पाई r स्क्वायर, रेडियस r, ठीक है। अब क्या करो ना, हमें वॉल्यूम की जरूरत है, तो एक आप हाइट अज्यूम कर लो कि इतना थिकनेस है, या t अज्यूम कर लो, जो अच्छा लगे t से मल्टीप्लाई कर दो, अब तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसी थिकनेस का उसी में से काट दिया, तो क्या हो सकता है, ये 4m हो जाएगा और ये m हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिर्फ बड़े वाले को देखना है, सेंटर को, और उसी को आप ओरिजिन करेंगे, तो 0,0, छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर से होगा, यानी यहाँ होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, r/2, तो सब आप ही सॉल्व कर सकते हो, तो आपको अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, बस मैं लिख
लिख देता हूँ तो आपको लगता है कि हाँ सही लिख आपने बताया। तो आपको जितना पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आप करते क्वेश्चन चले। ठीक है, अब वाइसियन की वैल्यू इस केस में 0 होने वाली है ना भी चाहिए था। देखो अभी आपने ऐसे लिखा था कि नहीं, अगर क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे तो लिखा था अभी आपने 0 आ चुका है। तो वाइसियन इस केस में 0 है। एक्ससीएम निकालते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 4 है, अच्छा ये m2 को काटा जा रहा है तो माइनस m2, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है भैया। अगर ये m1 m2 में ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो जो चीज यहाँ बनी उसी को 2 1 की जगह पे लिख दो। जैसे यहाँ दिस था तो दिस बिगर, ठीक है, दिस स्मॉल, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अपना काम 1 2 से चल जाता है। ठीक है, हमें बस ध्यान रखना होता है कौन 1 है कौन 2। दस माइनस m r/2 अपॉन 4m माइनस, सही है। हो गया। यूनिट वगैरह नहीं हैं? यूनिट, अरे जो यूनिट उसका होगा आर का उस वही यूनिट इसका भी होता है। वो अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में, वो मीटर होगा तो ये भी मीटर, किलोमीटर में होगा वो भी किलोमीटर, जो यूनिट होगा इंच में होगा ये भी इंच में। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। अभी तो एक ही जैसा सब क्वेश्चन चला रहा है। जोड़ने वाला जोड़ने वाला कल हो गया था, घटाने वाला हो गया, आज हो गया। find acceleration of center of mass
of the given system, of the given system. अभी तक तो हम लोग एक्ससीएम और वाईसीएम में चलते हैं। मैंने कल फॉर्मूला जो है बताया था कि जैसा एक्ससीएम में हम लोग कर रहे हैं m1 x1 प्लस m2 x2 बाकी चले जा रहे हैं डिवाइडेड बाई m1 m2 प्लस अगर m3 भी है तो प्लस वाईसीएम में भी हम लोग यही करते हैं कि बस x की जगह पे y1 ले आते हैं, y2 x2 की जगह पे y2 ले आते हैं। अगर उसने वीसीएम निकालने को कह दिया तो वीसीएम में हम लोग क्या करेंगे, वीसीएम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वैसे ही मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। ठीक है, अगर एसीएम निकालने को उसने कह दिया, एसीएम बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को जानना चाहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, हाँ ऐसे करें। हाँ, उसने क्वेश्चन में जो सिस्टम दे रखा है कुछ ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है, ये 1 kg है, ये 2 kg है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ मास। अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया, सॉरी मैंने क्या बताया, आप मेरी बातें नहीं सुनते तो बहुत सारा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। मैं टीवी लिख देता हूँ, एक मैंने करना शुरू कर m1 स्क्वायर बाय 2 m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर m1 किलोमीटर कितनी प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 1 1 into सही है नहीं है भाई, डायरेक्शन देखो, ये देखो हर जगह हम लोग डायरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को अगर पॉजिटिव का जिक्र कर रहे हो तो ये हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, बस और 4 माइनस 1 3/4 यही आने वाला है आपके पेपर में, कुछ और नहीं आने वाला। अब वो थोड़ी सी और बदमाशी कर सकता है, वो क्या करेगा भैया, एसी हमारा जो होता है, अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे और अच्छे तरह से एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है कि नहीं होता है, तो पता चला कि उसने कंबाइंड मास निकलवा लिया, अलग से कंबाइंड मास लिया, उसने सिस्टम का पूछ लिया है जो है सेंटर ऑफ मास पे कितना एक्सेलरेशन है,
वो आपसे पूछ ले ACM के आगे इधर ना जाए तो V में चला जाए, इसको आपको एक बार जो है इंडिकेट कर वो S आपसे पूछ ले 2 बार कर। ये तो हमने कर ही रखा है एनालिटिक्स पर। ठीक है भैया, ये पुराना क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आप लोग का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट एकदम मतलब पास में है। अगर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। आपको अगर फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करो कि आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, ये नीट वाले खासतौर से, आप नीट वाले जी वाले, तो नीट वाले जो है थोड़ा सा आई मीन एक तो थोड़ी सी सबकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, सबकी अच्छी नहीं होती है, तुम्हारी होती है तो भाई मेरे सामने है, तो बाकी अब जो है उस वक्त जो भी हो, ठीक है, इनसे तो मैथ्स वालों से तो अच्छी है, ठीक है। तो जो है कहने का मतलब कि होता क्या है कि अब जब एग्ज़ाम, एक तो आपको एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, ठीक है, जेई वालों के लिए भी, नीट वालों के लिए, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर है, ठीक है, आप यूँ सोचते हो कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद तो अब तो मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा मैं, ठीक है, ये बस आखिरी है जो भी है। तो एक तो पहले ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अब तो नीट वालों में एज लिमिट ही हटा दिया, अपर एज लिमिट नहीं है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है 60 साल की उम्र में जाके MBBS ज्वाइन करो, लेकिन मैं यार उसको एकदम करो या मरो वाला सिनेरियो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है भैया, हम 100% देंगे अपना, लेकिन हम उस 3 घंटे में उसको हावी नहीं होने देंगे, हम उस 3 घंटे से पहले 100% देंगे। उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहूँगा, उस 3 घंटे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भैया, जो मैं जो पढ़ के आया हूँ वही होने वाला है मुझसे। अगर एक क्वेश्चन नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं होता, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आप फिर फ्रेश होके जाओ, वो भी नहीं होता है, अभी भी घबराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुआ आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चारों क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था, मुझे होना चाहिए था, तभी परेशान होने की बात नहीं है। आप 5वें क्वेश्चन को दोबारा आप जो है उतनी मेहनत से आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 720 आपको नहीं लाना है, हमें बस एक सीट चाहिए। 620 मैं 100% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसको सबसे पहले आप यहाँ भी रिवीजन करना शुरू करो, और एग्जाम में भी सबसे पहले उसी को टच करो, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा 620 इनको नंबर चाहिए, ठीक है, आई मीन 620 इज ए गुड स्कोर। मिनिमम तो नहीं कहेंगे, ये कहो कि जो है अगर मुझे JNMC अलीगढ़ में चाहिए तो मुझे 620 625 इस लमसम में चाहिए। डिफरेंट कॉलेजेस का अपना, नहीं ऐसा नहीं, हाँ जनरल में, हाँ नहीं 6 मेरे ख्याल से, हाँ 600 समथिंग आपका जो है वो रहेगा, तो आपको जनरल जो है यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में मिल जाएगा। और आप थोड़े से बाहर वाले स्टेट में चले गए तो वहाँ थोड़ा और कम भी जाता है, ठीक है, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। खैर वो तो इस साल डिपेंड करेगा कि सर कैसा पेपर जा रहा है, कैसा कट ऑफ जा रहा है, वो अलग इशू है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आप अपना वहाँ 100% दो और हेडेक नहीं लेना। कितनी उम्र होगी आपकी? ठीक है, हाँ भाई क्या बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है? 18। कहने का मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप सपोज करो
ये मत कहना कि जो है सर ने कहा कि एक और साल देने को, ठीक है। आई मीन कह रहा हूँ कि अगर एक और साल लग गया और आपकी ज़िंदगी जो है उससे एक साल लगाने से चेंज हो गई, तो आई डोंट थिंक कि एक साल एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये मत सोचो कि जो है इस साल 1.5 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, अब इसमें मरना जीना है। नहीं, 1.5 महीने में आप 18 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आप 18 घंटे से ज़्यादा हो गया, कम से कम 15-16 घंटे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 4 घंटे सो, 2-3 घंटे बाकी सारे काम कर लो और बाकी और कुछ बचा है, ठीक है। 4-5 घंटे सो लो, ठीक है। 6 घंटे सो लो भाई, क्यों देख रहे हो मेरे तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप, अच्छा एक और छोटी सी बात, नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप जो है वो कितना जल्दी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हो सकता है उसे उस टॉपिक को 15 मिनट में ही आप जो है आप समझ लो। कोई दूसरा बंदा है तो उसे हो सकता है आधा घंटा लगे, कोई तीसरा बंदा है तो हो सकता है उसे 1 घंटा लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड करता है, ठीक है। इससे परेशान होने की बात नहीं है। कोई एक बार में समझता है, कोई 2-3 बार में समझता है, समझते सब है। अगर समझना चाहते हैं तो, नहीं तो बकवास करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले पूरा एकदम जो है अच्छी तरह से जो है तैयारी करो, और 1 हफ्ता पहले, मैं तो कहूँगा 1 हफ्ता पहले आप जो है टैक्स स्टेट में चले। 1 हफ्ता को में कुछ होने वाला नहीं है, आप रिवीजन करो। कम से कम उस 1 हफ्ते के दौरान 8 घंटे सो, और एग्ज़ाम से पहले 12 घंटे सो के जाना। मैंने कुछ लड़कों को ऐसे देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 12 घंटे, कुछ लोगों को ऐसे देखा है, पता चला कि अगले दिन नीट का पेपर है और वो रात भर नहीं सोए, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप रात भर पढ़े, लेकिन पता चला कि आप उस 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाए, वहाँ आप झपकी ले रहे। तो यार वहाँ 4 घंटे आप कम करो ना, कम पढ़ो। कम से कम ये 3 घंटे आप जो पढ़ के ऑलरेडी 4 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कितने टॉपिक क्लियर कर लोगे। भूल जाओ कि 2 टॉपिक में ज़्यादा पढ़ के आए, हो सकता है वो 2 टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन है, ये 1 भी ना है, तो 2 ही क्वेश्चन का नुकसान होगा ना। जो आ रहा था वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों भैया, आप सो रहे थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। फिजिक्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको चीज़ें आती हैं, मैं कोई चीज़ नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे खुद देखिए, कोई चीज़ नहीं चल रही। और एक मैं पहले भी ये जो है अपना राय दे चुका हूँ कि आप OMR साथ रखना। आप OMR क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपने सॉल्व किया, उसका जो है टिक लगा। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं, वो पता चला कि उन्होंने आंसर बुकलेट, अपने क्वेश्चन बुकलेट पर टिक लगा रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 का भी, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 24 पे चले गए और करते चले गए। लास्ट में उनके पास इतना टाइम नहीं बचा कि सारे को क्वेश्चन फिल कर सके। आप अगर 2 क्वेश्चन भी मिस कर रहे हो तो 8 नंबर मिस कर रहे हो, और 8 नंबर का मतलब ज़मीन आसमान होता है। अगर आप ये 620 वाले के में हो, तो अगर 620 वाले के रेंज में हो ना, तो 8 नंबर बहुत फर्क क्रिएट करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप दोनों ऐसे, इतना तो आपके पास जगह रहता ही है। नॉर्मली ऐसे सीट पे 2 लोग बैठते हैं, एक इधर बैठते हैं, एक इधर बैठता है, ठीक है। तो एक साइड अपना बुकलेट रख लो, एक साइड अपना OMR शीट रख लो, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हो। अब इसका फ़ायदा ये एक और होता है, आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया 3/4, तो आपके दिमाग में अभी रिसेंट दिमाग में आपके 3/4 बैठा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, वहाँ दिख रहा है B, आपने तुरंत B लगा। जब आप एक साथ करोगे तो हो सकता है एक शिफ्ट कर जाए हमारा। आपने जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 को लगा दिया, पूरा का पूरा एक शिफ्ट कर गया, या कुछ भी, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं होगी। तो जितना आपने मेहनत किया, कम से कम उतना आप OMR शीट में रख दो आपके। बाकी आप खुद मॉक पेपर देना और डिसाइड करना कि आपके लिए क्या अच्छा है। पर्सन टू पर्सन फिर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, OMR शीट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, तो वो आप डिसाइड करोगे। आप 2-3 पेपर जो है एक साथ पढ़ लेना और 2-3 पेपर अलग अलग पढ़ लेना। आप खुद डिसाइड कर लोगे कि भैया मेरे लिए बेहतर क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने 5-7 मिनट बर्बाद कर लिया, ठीक है। इतना काफ़ी है बर्बादी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
find the acceleration of center of mass of given system. मॉक टेस्ट हमेशा रहना है, एनडीए की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर हम गणित पढ़ते हैं हाँ। लेकिन उसके मतलब पढ़ने में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सारे इनका उसके नेक्स्ट वीक या कुछ और दिन बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब फॉर्म क्या हो जाता है। हाँ तो सर कैसे उसको मतलब कितनी जल्दी रिवाइज करें और कैसे उसको अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकता है। एक मुझे छोटी सी बात बताओ आप, जो है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप घर कहाँ है? अरे कोई आसान सी जगह मुझे बता देना। रेलवे स्टेशन मान लेते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे रहता हूँ, ठीक है। सब कुछ अब मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है, तो मैं सपोज करो ये मेरा कॉलेज है और मैं रेलवे स्टेशन के सामने जो घर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन के जो सामने घर है उसमें रहता हूँ। तो मुझे ये बताओ, जब मैं यहाँ से डेली यहीं से आता जाता हूँ, मेरा ये यहीं से मैंने 10th 12th सब, ठीक है, सब इसमें, तो ये मुझे बताओ आप क्या जब अपनी साइकिल स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान, आप सोचते हो कि भैया ये तिराहा आ गया, अब यहाँ से घूमना है, अब जो है ये चौराहा आ गया, अब यहाँ से घूमना है, अपना चलता रहता है। आप इतनी बार, मैं जो है इतनी बार घर से यहाँ आ चुका हूँ तो ऑटोमेटिक वो मुझे ध्यान है। तो ऐसे ही फिजिक्स के साथ भी करना है। आप इतनी बार उस फॉर्मूले को देखो, इतनी बार आप क्वेश्चन उससे सॉल्व करो कि ऑटोमेटिक आपने अभी यहाँ मैंने लिख दिया था 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ मैंने लिखा था एक्सेलरेशन की मैं जो है वो हाँ एक्सेलरेशन की मैंने यूनिट गलत बोल दी। आपको ध्यान आया ना, कैसे आया? इतनी बार आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, इतनी बार आपने पढ़ रखा है कि आपको लगा कि ये गलत, सर ने गलत लिखा है। तो ये बार एक तो बार आप एक ही चीज को रिपीट करोगे तो याद चीज है। वही तो मुझे जाना कितने दिन के अंदर रिवाइज मुझे किसी का नाम अगले मिनट नहीं याद रहेगा, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसको हमेशा हमेशा एक बार नाम याद कर ले। तो ये बंदा तो बंदा डिपेंड करेगा वो कितना देर तक रिटेन रख सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, मैं कह दूँ कि 3 दिन बाद जो है एक गिलास पी लेना, ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप जो है कितनी देर तक। और उसे कहानी के तौर पे आप कुछ ऐसी कहानी तैयार करो ना उस मामले में कि आपको वो कहानी ना भूले। मेरे पास टाइम नहीं रहता, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते। मुझे कुछ नहीं समझ आया, आपने क्या बोला? मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप इसको लिख दो, फिर आप समझाते रहना, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ हो गया। अब आप सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन निकालें। हाँ इधर एफ तक जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके फॉर्मूले याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने टेबल के सामने फॉर्मूले पा कर रखो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक डायरी में पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले नोट कर लो, सिर्फ फॉर्मूले उसको डेली एक बार पलट लो। तीसरा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बस। और शर्माने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ आप आराम से जो है फॉर्मूले बार बार पलट के देख सकते हो। ये मत सोचो कि मुझे पहली बार तो क्वेश्चन करने बैठ रहा हूँ, आप उसी वक्त आपको फॉर्मूले याद ना, फॉर्मूले भूल के कौन सा एग्जाम है, तुरंत कॉपी निकालो, बुक निकालो और देखो, बार बार देखो।
और टेस्ट सीरीज जो है आप कोई ना कोई ज्वाइन करो। एनडीए वाले कितने देते हैं मुझे मालूम नहीं, एनडीए वाले तो बस आप फिर एनडीए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है और तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए की वेबसाइट पे आप लोग को मॉक टेस्ट सीरीज मिलते हैं, आप उसे आप ज्वाइन करो, ठीक है। और कोशिश ये करना ना कि नीट का पेपर जो है किस टाइम होता है, नहीं टाइम 2 to 5, तो आप मॉक टेस्ट भी 2 to 5 ही रखो, कोशिश करना। वो अलग बात है कि 2 to 5 आप यहाँ रहते हो, मैं कह रहा हूँ ना कि इवन संडे को भी आप 2 to 5 सोना होना नहीं, कुछ मत करना। 2 से 5 आप जो भी करना वो टेबल पे बैठ के अपना पढ़ाई करना, जिस भी दिन आप फ्री रहते हो आपको 2 to 5 मेंटेन रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, दोपहर में लोगों को सोने की आदत होती है और वो डेली सोते हैं, उस दिन भी उनको नींद आती है, सोते नहीं है, इतने बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन नींद आती है। हाँ भैया हो गया आंसर माइनस कुछ भी कर लोगे अपने हिसाब से, क्या क्या मतलब कुछ भी। देखो भैया एसीएम का फॉर्मूला जो होता है वो ये तो होता है कि भैया m1 मैक्सिमम ये सब करते हैं, m1 a1 जैसे हमने किया था, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस। अब इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, इसका डिस्टेंस दिया नहीं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कर रहे हैं, इसमें दिया नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई तरीका नहीं दे सकते, x1 x2 y1 एक तरीका है हमारे पास। मैंने अभी यहाँ लिखा था तो यहाँ एसीएम की वैल्यू निकाली थी और यहाँ आगे मैंने लिख दिया था समेशन ऑफ और एक्सटर्नल एक्स के बराबर है। अरे भैया फोर्स टाइम बराबर होता है, एक्सेलरेशन टाइम बराबर होता है, फोर्स होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इसको पूरा सिस्टम देखो, या सेंटर ऑफ मास अज्यूम करो, अब सेंटर ऑफ मास पे आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, माइनस डिवाइडेड बाय n, पूरे सिस्टम का मास कितना है, लगा नहीं सकते ना, उसने ऐसे ही दे रखा है। अगर यहाँ इसको मैं मान लेता कि यहाँ पे ये 0,0 है, ओरिजिन तो मैं अपने मन से कर देता हूँ कहीं पे जहाँ मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे जहाँ अच्छा लगता है, लेकिन एक को मैंने ले लिया तो दूसरे को ये कैसे करता है, कितने लेवल पे वहाँ ये लेवल देता तो बाकी बात, और ये स्प्रिंग है लेंथ भी वेरी करेगा। यहाँ से और यहाँ से ए निकालते हैं, यहाँ से ए निकालते हैं, यहाँ से ए निकालते हैं, तब भी बात बनने वाली नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने a1 की वैल्यू निकाल दी और a2 की वैल्यू निकाल दी, अब आप a3 निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये वाला इंडिविजुअली a1 वो कैसे हम लोग निकालेंगे भैया, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये भी कुछ पुश कर रहा होगा इसको, दोनों बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड है ना, तो अगर इससे सपोज करो एक बार में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए अगर खींचेगा तो ये भी तो कुछ खींचेगा, उतनी एक्सेलरेशन से नहीं खींचेगा, ठीक है। ये मेरा तो इंडिविजुअल नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ रही बात। मैं कह रहा हूँ कि इस फोर्स को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ये फोर्स लग रहा है, तो जब मैं इसको, अच्छा ये वाला पोर्शन भी आपको दिखा था, तो इस केस में एक्सेलरेशन निकल जाता है इतना पूरा, इस केस में एक्सेलरेशन निकल जाता है, अगेन इतना पूरा,
इस केस में एक्सेलरेशन नहीं करता। तो ये A1 A2 और जब हमारा स्प्रिंग कनेक्टेड होगा वो वाला A1 A2 दोनों अलग अलग होंगे। नहीं समझ में आ रही बात? क्यों? इस फोर्स को अभी भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोर्स लग रहा है, तो इस पे जब फोर्स लग रहा है और ये इससे स्प्रिंग से अटैच है तो इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा और इसके बराबर जो है तब होगा जब इस स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग जो है वो लाइट वेट का होगा। हमने सब कुछ पढ़ा था इस बारे में, तो कुछ उसने बात की, इसलिए यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा। और आप कह रहे हो जो इसका एक्सेलरेशन होगा इसका एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी वजह से आने से इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, सब जगह पर इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर, इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर, इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, इसका एक्सेलरेशन सपोज कर लो कि 1 मीटर पर सेकंड, तो इसका भी एक्सेलरेशन आपके अकॉर्डिंग 1 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। अब इसका एक्सेलरेशन सपोज कर दो कि इस फोर्स की वजह से 2 मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसका भी 2 मीटर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। पॉसिबल नहीं, इसका तो आपने 1 निकाला था, ये तो कहते हैं अगर ये अटैच नहीं होता तब हम लोग कर लेते अलग, तब हम लोग कर लेते अलग। पहले वाले में तो स्प्रिंग लगा, हाँ, तो पहले वाले में उसने पिछले वाले क्वेश्चन में जो बात कर रखी थी उसने उस इंडिविजुअल का एक्सेलरेशन खुद दे रखा था बाय कनेक्ट आफ्टर कनेक्टिंग स्प्रिंग्स, तो वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन था। इस केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, इसमें इसका इंडिविजुअल निकलेगा और इसका इंडिविजुअल निकलेगा विदाउट कनेक्टिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग कनेक्ट करोगे दोनों का एक्सेलरेशन कम ज़्यादा होगा, एक का बढ़ेगा एक का ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो क्लियर करते हैं और इस स्प्रिंग प्रॉब्लम को दूर करते हैं ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of center of mass as a function of time assuming initial speed of center of mass is 0. तो इसमें मैंने जो है एक सिंगल बस फोर्स लगाया, ठीक है, एक का मास हम ले लेते हैं और एक का मास 3 ले लेते हैं। सॉल्व F/4m क्या निकला? एक्सेलरेशन निकला। मैंने एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, मैंने तो जो है तो मैं एक स्टेप और गया हूँ, यहाँ तक सही है, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट जाना चाहता हूँ, हाँ, हाफ एट टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू तो 0 हो गया, यू तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो जानना ही चाहता है, तो टाइम को ऐसे छोड़ देंगे। अरे भैया वो क्वेश्चन में बोला तो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा सर। बस। Summation of all forces upon mass। एक ही फोर्स है यहाँ, 3m + 1 4m।
Now S is equal to T plus half AT square. U की वैल्यू से 0 पुट दे रखी प्लस हाफ टाइम्स A की वैल्यू कितना आ गया F अपॉन A डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ